हाय, गुड इवनिंग यंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये गुड इवनिंग का तो टाइम है, गुड नाइट बोल नहीं सकते, जाते जाते गुड नाइट बोल के जाएंगे। कैसे हैं आप लोग। सबसे खुशी हो रही है मुझे सबसे मिल के आज तो। जो लास्ट ईयर बैच के बच्चे हैं, इस साल के बैच के बच्चे हैं, सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। और जो भी मैसेज आ रही है मेंटरशिप में, प्लीज़ उसको देखते रहिएगा। तनु वहाँ पे मैसेज कर रही है। आप लोग बहुत अच्छा हेल्प करें, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का नाम यहाँ पे देखे और अच्छा लग रहा है। नए बच्चों के साथ में सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आया निवेदिता का। एंड रियली आई एम हैप्पी कि ये सेशन को लेके आप इतने एक्साइटेड हो और यू आर रियली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है और वी सर को थैंक यू बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एसे और आंसर राइटिंग की सेशन ऐसी है जो मेंस में बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको नहीं करवाते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखना। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो ये बोल दीजिए, है ना। ओके, चलो, आवाज़ आ रही है, समझ में आ गया। राधे राधे सबको, गुड इवनिंग। सब लोग एकदम खुशी से। देखो, एक चीज़ तो है, अभी ये आंसर राइटिंग को लेके एक चीज़ मुझे ये आपको बतानी है कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने प्रिपरेशन को लेके कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जो अभी इस साल शुरू कर रहे हैं 2024 से लेके 2025 में वो मेंस लिखेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले ले लिया है कोर्सेस, तो भी वो 2025 में अभी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए क्या क्या दो डिफरेंस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है, वो ज़रा मैं आप आज इंट्रोडक्शन में आपको बात करूँगी, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा लगा आपसे मिलके। कम से कम ये वाले सेशंस के थ्रू आई विल इंटरेक्ट विथ यू ऑल, ओके, ठीक है। आंसर राइटिंग सेशन मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। आंसर राइटिंग में जब आप मतलब इस टाइम, मतलब कि जुलाई से लेके अगर आप देखोगे तो पूरा जो बुखार है ना यूपीएससी का, वो मेंस को लेके होगा। लेकिन ये बुखार में वो कुछ बच्चे बैठ के पढ़ते होंगे, आंसर राइटिंग करते होंगे। कोई बच्चे क्या करते हैं, क्विट कर लेते हैं, या तो वो दिसंबर तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, दिसंबर तक कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये जो टाइम है आपके लिए, आपको एंगेज रखना है, आंसर राइटिंग करते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसीलिए हम इसको कैसे लेके चलेंगे, क्या क्या आप इसे सीख सकते हो, सारी चीज़ मैं आज आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्यों आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल है यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम को लेके। सबसे पहले 3 चीज़ों को लेके एग्ज़ाम बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स पे ही फोकस करते हैं, प्रीलिम्स में फोकस करते हैं। प्रीलिम्स में लिखना नहीं होता, लेकिन जो मेंस की सिलेबस है, वो मेंस के सिलेबस को हम कभी पढ़ते नहीं है, या फिर ठीक से हम उसको कवर नहीं करते। तो मेंस के साथ साथ जुड़ी होती है आपकी मतलब कंटेंट क्रिएट करना, एक टॉपिक को लेके उसको क्लैरिटी लाना। उसके साथ साथ आपकी राइटिंग जो है, वो राइटिंग मतलब क्या है ना, कि कंटेंट को सही तरीके से यूज़ करना। कैसे यूज़ करोगे, सोच के, अंडरस्टैंड करके, ठीक है, या फिर क्या लिखना है ये सोच के। उसके बाद तीसरा एक पढ़ाव आएगा जो आपको टेस्ट लिखना है। एक टेस्ट सीरीज लगा के आपको देखना है मेंस में आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अब ये हम क्या करते हैं, मेंस जब लिखना है तभी सोचेंगे, ये सोच के बैठ जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रीलिम्स में गड़बड़ हो जाता है। तो जो मेन पार्ट है वो सच में इसलिए मेन है क्योंकि वो उसको कवर करना है, राइट, उसको कवर करना है, फिर ये जाके इंटरव्यू तक पहुंचेगा। तो आपके लिए सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी हमारे पास 2 सेक्शन में बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कोई जिन्होंने सिलेबस को क्लासेस कम से कम कंप्लीट किया है, ठीक है। लास्ट ईयर इन्होंने इनरोल किया था, तो क्लास अभी के लिए कंप्लीट हो गई है, राइट, कम से कम। तो प्रीलिम्स आपने दिया है, और एक बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी चल रहा है, अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टिल गोइंग ऑन। तो ये दोनों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसे करना है, पहले मैं बता देती हूँ, फिर क्या करना है आंसर राइटिंग में हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जिनकी भी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, सबसे पहले वापस मैं ये याद दिलाऊंगी,
कि जो शेड्यूल मैंने शेयर किया है वो शेड्यूल के हिसाब से आपको अपनी कंटेंट को रेडी करके जाना है, ठीक है। जो 2024 के लिए बोल रही हूँ, कंटेंट को रेडी करके जाना है। कंटेंट कैसे रेडी होगा, क्या होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आपका ये काम है कि आपका जो टारगेट है वो आप मेंस का पूरा स्पीड से, क्योंकि अभी आपको केवल जो आपने क्लास किया है वो आपको पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेली एक आंसर राइट करोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनी ऑप्शनल की भी जो है पढ़ोगे। अब ये कैसे पढ़ना है, होलिस्टिकली पढ़ना है, अपने सोर्स को रेडी करके कैसे पढ़ना है वो बताऊंगी। एक है अभी यही चीज़ करनी है, ठीक है, आंसर राइटिंग ही सीखनी है अभी। तो कैसे सीखेंगे, जो भी क्लासेस चल रही है आपकी, फॉर एग्जांपल अभी आपकी सोसाइटी चल रही है, ठीक है, आपकी पॉलिटी चल रही है, राइट, उसके बाद में आपकी सोसाइटी हो गई, पॉलिटी हो गई, अभी कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया जिसकी टॉपिक कंप्लीट हो रही है। अब ये बच्चों ने भी वो यहाँ किया होगा गड़बड़, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि कुछ मैसेज चल रहा है, कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो ये ऐसा है कि अगर मान लो कि किसी को 2025 में अच्छे से एग्ज़ाम देना है, तो अब डबल ट्रिपल भागना पड़ेगा कि जो टॉपिक आपकी क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है, सर मैम जो भी कवर कर रहा है, वो टॉपिक आपका तुरंत का तुरंत वो टॉपिक आपको पढ़ना है, मेंस एंगल में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है पहले, क्योंकि क्लास में आपने समझ लिया, अब अपने तरीके से आपको वो तरीका पढ़ना है, उसको लेके पूरा क्लैरिटी के साथ में पढ़ना है, प्लस उसको लेके ये जो आंसर राइटिंग अभी हम करेंगे, मतलब सीखेंगे, ये आंसर राइट करना सीखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, लेकिन ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है क्लासेस आपने जब की है तो आपने मेंस एंगल में उसको ठीक से कंटेंट को पढ़ा नहीं है। ध्यान से रखिएगा दिमाग में एक बात, जब तक एक सब्जेक्ट को लेके आपका पूरा कंटेंट रेडी नहीं हो जाता, प्रीलिम्स में वो 4 आंसर में से एक आंसर चॉइस आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए ये चीज़ करनी है। तो ये सारे लोग हम सीखते हुए जाएंगे, और आंसर राइटिंग के साथ में आपका क्लास चलते चलते आप अपना ऑप्शनल और अपने जीएस के साथ में आंसर राइटिंग करते करते आगे जाएंगे, ठीक है। जब दिसंबर आएगा तो देखना, कम से कम हो सकता है पूरी की पूरी क्लास का आपका आंसर राइटिंग नहीं हो पाया हो, लेकिन दिसंबर तक जितनी भी आंसर राइटिंग और जितनी भी सिलेबस आप इसमें कम से कम 70% भी कवर कर लोगे, अभी जो क्लास में है वो प्रीलिम्स देने के समय उनको ये दिक्कत नहीं होगा कि अरे मेंस में तो कुछ आता ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ये सोच के मेंस जो है उनका प्रीलिम्स नहीं निकालते, बोलते कि मेंस की तैयारी तो किया नहीं, अब प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस रह जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहले मुझे एक टाइम चाहिए, जो वो टाइम में आप ये काम करने के लिए रेडी हो, राइट, हो गया। अब आंसर राइटिंग को लेके जब आप देखोगे तो यूपीएससी उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूंगी, फिर आपके क्वेरीज जो है वो यहाँ पे मैं लूँगी, ठीक है। हाँ, ये बाद में वो कीजिएगा, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लास देखते हुए वो ही दिन आप अपने आप को एकदम से मतलब बोल के रखिए कि जैसे जैसे वो क्लास की टॉपिक ख़त्म होगी, देखियो टाइम नहीं है ऐसे आप नहीं बोल सकते, आपको पता है टाइम कहाँ है, क्लासेस आपकी शुरू होती है, मान लो कि आईएनए सर कितने जल्दी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में आपका बाकी सारी क्लास चलती है, फिर भी आपको जो ब्रेक मिलता है ना वो कम से कम 1 बजे से लेके कम से कम 5 बजे तक आपके पास ब्रेक है। अभी जो बच्चे नए बैच में हैं वो 1 बजे से लेके 5 बजे आपके पास 4 घंटा है, वो 4 घंटे में क्या आपने जो सुबह पढ़ा और जो कल पढ़ा था शाम में, उसकी 2 टॉपिक को कवर करते हुए, वही टॉपिक जो आपने क्लास में कल पढ़ी है उसको ही कम से कम कवर करते हुए अपने तरीके से पढ़ के, क्या हम कम से कम एक टाइम बचा के एक आंसर राइटिंग सीख नहीं सकते? लिखना कैसे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम मैनेज करके चलना, राइट। तो बाकी के लिए क्या है, सुबह से लेके शाम तक जो लास्ट ईयर के हैं उनको मैंने शेड्यूल दिया, वो शेड्यूल फॉलो करके ये आंसर राइटिंग के अंदर में आइए, लिखिए आंसर और अपने आप को काबिल बनाइए ताकि आप मेंस लिख दो। मतलब एक इज्जत कीजिए अपना, ठीक है। क्या इज्जत करना होता है, ये इज्जत करना होता है कि देखो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग को लेके मुझे कुछ नहीं आता,
लेकिन कम से कम मुझे बनना है आईएएस, इसलिए मुझे अभी आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आंसर राइटिंग में आपका देखा जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। अभी धीरे धीरे मैं आऊँगी, नॉलेज गेन कैसे करेंगे, अपना कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अब कंटेंट दिमाग में होगा तब जाके आप कुछ लिख पाओगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो कि अगर टॉपिक आया क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो होता है वो एक मिथ है और ये यूपीएससी पूछ चुका है। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेके अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी नोट्स आती होगी। ठीक है, मान लो कि आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा चीज़ पढ़ रखा है कि क्लाइमेट चेंज कैसा होता है, रीज़न क्या है, जोग्राफिकल रीज़न, सब चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देख रखा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपकी कितनी ज़रूरत है, कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें जो आता है वो सारे ना लिखते हुए क्या पूछा गया है वो हमारे नॉलेज में से इसके अंदर में डालेंगे, तो आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट आप समझ चुके हो, ये सोचना। ठीक है, तो उसके बाद में स्ट्रक्चर करना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर करना, कि आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में आपको क्या लिखना है। पहले तो हमें वो जो पढ़ा है वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट होनी चाहिए। उसके बाद में उसको सही तरीके से आप कैसे इसको इंक्लूड करोगे और फिर कैसे उसको प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे दोगे, ये हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर देखोगे तो आंसर राइटिंग में देखो ये सब लिख के रखो। क्लास के साथ साथ जब आप लिखते रहोगे ना तो आपकी आंसर राइटिंग में वो स्पीड और वो सोचना और वो लिंक करना, वो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट, कि अभी अगर आप देखोगे 1 घंटे में आपसे कितना क्वेश्चन लिखा जा रहा है। अगर एग्ज़ाम की बात करोगे तो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको कम से कम यहाँ 3 से 4 मिनट में लिखना है। चलो फिर भी हम वो तो बाद में हो जाएगी, कम से कम अभी के लिए 7 मिनट के लिए लिखना है। 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है कम से कम 11 मिनट के अंदर लिखना है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि हमें आता है और हम लिखना शुरू कर दें। किसी को भी वो क्वेश्चन को पढ़ते हुए तुरंत क्या लिखे नहीं आता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते करते वो सीखेंगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, एफिशिएंसी लाना है। ठीक है, कि आप क्या लिख रहे हैं वो सही से लिख रहे हैं, आपका जो टाइम सही जा रहा है। क्योंकि यूपीएससी इसमें से क्या चेक करता है, 20 के 20 क्वेश्चन कोई लिख रहा है ना, उसका ये नहीं होगा कि वो 20 बेस्ट लिखेगा। 20 का 20 क्वेश्चंस वो एवरेज ही लिख पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में होगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। पेपर भी कंप्लीट करना है, एकदम से फुर्ती के साथ में सोचना भी है क्या लिखना है, कैसे लिखना है ये भी आना चाहिए। जो करंट अफेयर्स डेटा याद किया था वो वहाँ जाके कुछ याद नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस याद आएगी। आपको प्रॉपर 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिख के पेपर कंप्लीट करके निकलना है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ऐसा अगर 3 घंटे में लिखा है तो कुछ कंटेंट होना चाहिए जिसमें हमें वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है आपके टाइम को साथ मैनेज करना, कंटेंट को, और कंप्लीट करना पेपर को। तो ये इसलिए भी आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीज़ आप प्रायोरिटाइज करके लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल कौन से पॉइंट को आपको पहले लिखना है, कौन से पॉइंट को बाद में लिखना है, ये हर टाइम उस समय आपको डिसीजन लेने के लिए नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, आप खुद अपने आप को वो जगह पे सोच के देखो, अगर प्रीलिम्स अभी निकल गया होता, ठीक है, या अभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा नेक्स्ट ईयर, तो वो टाइम में आपसे ये सारी चीज़ें क्या हो पाएगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें। तो फिर हम किस बात के लिए दुखी मना रहे हैं, या फिर हम किस बात के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम मेंस एंगल से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे जब हम बोलते हैं ना कि हमसे रिवाइज नहीं होता, हमसे याद नहीं होता, यार कंप्लेंट करना बहुत ईजी है, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे वो चीज़ आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक टॉपिक में अगर आपने देखा कि कहीं पे डिस्कस दिया है, ठीक है, कहीं पे आपका जो है आलोचना करना है, क्रिटिकली थिंकिंग लगाना है, तो ये सारे क्वेश्चंस को 2 मिनट में आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपको वो टॉपिक के ऊपर कितनी अंडरस्टैंडिंग है।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला जाता है कि मेंस प्रीलिम्स के लिए ना ऐसे चलते हैं वर्टिकल वे में, मतलब कि ये एक ऐसा मतलब एक साइकोलॉजिकली बोलते हैं वर्टिकल चलना, मतलब कि अलग अलग टॉपिक आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकली बोल सकते हो प्रीलिम्स के लिए। यहाँ वर्टिकली चलना मतलब आपका दिमाग यहाँ वर्टिकली चलेगा, जितनी नए नए टॉपिक आपको मिलेगा आप उसको कवर करने के लिए प्रीलिम्स में देखोगे। मेंस है ना हॉरिजॉन्टली चलता है, मतलब एक ही टॉपिक है, उसकी कितनी ज़्यादा डायमेंशन आप सोच के देख पा रहे हो, ये आपका मेंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। और देखो अगर एक टॉपिक को लेके आप इतना सोचोगे तो एक टॉपिक में से चाहे कोई भी पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ गया हो, वो टॉपिक को लेके आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके बारे में पूरा व्हाट, हाउ, वेयर, कैसे, कहाँ सब किया हुआ। एक टॉपिक को लेके आपने कितना डीप में पढ़ा है। तो आंसर राइटिंग जब करने बैठोगे तो वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। सेकेंडली आपका पर्सपेक्टिव, कभी कभी हमें पोक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लगता है, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में यस लिख देते हैं, नहीं तो लो लिख देते हैं। ये तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है, कैसे यहाँ पे कम से कम यहाँ आपको पता चलेगा कि ओके चलो आप सब आ गए क्लास में, हाँ राइट, चलो तो नोट बनाते रहो तो पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो। डू यू थिंक बोलने का वो मतलब ही यही है कि आपको फंसाना चाह रहा है यूपीएससी। कहीं आपने यहाँ पे ऐसे यस बोल दिया, डू यू थिंक पॉलिटिकली या राजनीतिक तरीके से अगर आप देखोगे कि यहाँ कुछ इंडिया में बदलाव लाने की ज़रूरत है, या फिर जो इलेक्शन हुआ है आपको लगता है कि उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को जो है वो ये क्या बोलते हैं बैलेट सिस्टम जो है वो नहीं यूज़ कर, वीवीपीटी नहीं यूज़ करना चाहिए था, ऐसे करके कुछ पूछ लेंगे आपको, तो आप वहाँ पे तुरंत अपनी पूरी थिंकिंग लगा के यस लिख दोगे, नो लिख दोगे। तो आंसर राइटिंग करते करते हम सीखेंगे, क्योंकि अर्जेंट में जाना नहीं है। एक टॉपिक को लेके एक तो आप यस को देखोगे, नो को देखोगे, ठीक है। और आज न्यूज़पेपर देखा था जो मतलब आपने देखा होगा कि वीर सर ने भी कवर किया था उसको, कि सुप्रीम कोर्ट एक नीट के डिसीजन को लेके कैसे, मतलब पेपर में ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पढ़ के ही समझ में आता है, ये नहीं है। कभी कभी जो चीज़ मतलब आपको ऑब्जर्वेशन करके फील होती है वो भी बहुत ज़रूरी है कि एक डिसीजन कैसे लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में डिसीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसके ऊपर टाइम ले रहा है। कैसा टाइम ले रहा है, क्या सही है, सबका पर्सपेक्टिव सुनेगा, पहले गवर्नमेंट का सुनेगा, सबके सुनेगा, उसके बाद में एक बीच का रास्ता जो सबके लिए सही होगा वो सोच के कम से कम आंसर निकाल सकता है, उसका कम से कम एक समाधान निकाल सकता है। ऐसे बोलते हैं कि एक टॉपिक में लेके आपकी पर्सपेक्टिव उसको कैसे बैलेंस वे में लिखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंस नहीं निकलती है बाद में, उसका रीज़न सारा यही होता है। बस सिलेबस पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि एक प्री नहीं निकला, लेकिन यार जब मेंस में आओगे तो सच में ये बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस लगेगा, प्री से भी 7 प्री लगेगा। तो ये आप सोचो कि एक चीज़ आप पढ़ के 4 आंसर जब आपको दिया है वही हम आंसर नहीं लेके आ सकते। अगर वो क्वेश्चन लंबा सा हमें लिखने को बोल दिया तो क्या याद रहेगा हमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, या सोसाइटी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ गया, या हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ कुछ पूछ लिया। तो हम आंसर राइटिंग के ज़रिए क्या करेंगे, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, और जैसे ही आप वो रिवाइज करके उसको लिखने जाओगे आंसर करते हुए PYQ या फिर जो भी आंसर राइटिंग, आपका दिमाग वहाँ उस चीज़ को लेके कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो एक तो एग्ज़ाम में जो पढ़ा है वो याद आना चाहिए, और याद तभी आएगा जब मल्टीपल टाइम्स आपने लिखा होगा उसको। मैंने भी खुद ये बोला था कि जब मैंने मेंस निकाला तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, एडिटोरियल का लिखती थी, सर की न्यूज़ देखते देखते लिखती थी, सुन सुन के लिखती थी स्पीड में, जो भी पढ़ती थी वो लिखती थी, नोट्स बनाती थी उसका, ठीक है, खुद ही पढ़ती थी, लेकिन उसका बिना नोट्स और हाथ का मेरा ऐसा कभी नोट्स बना नहीं। तो हमें ही नहीं पता जो पढ़ रहे हैं वो रिटेंशन होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आंसर राइटिंग आप करोगे तो ये आपको एक सेल्फ असेसमेंट लेके आएगा। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि आप कितना पानी में हो। आपको लगा था ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, जब खुद पढ़ने बैठे तब समझ में आया कि भैया समझ तो आ रही है,
लेकिन इसको याद कैसे रखे, फैक्ट भी है उसमें और थोड़ा सा उसको एनालिसिस भी देख के करनी है। तो ये आपको खुद के बारे में समझ में आएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ठीक है। उसके बाद जब आंसर राइटिंग में आप आओगे तब पता चलेगा आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। एक पेपर के अंदर में कितने लाइनें होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, कितनी लाइनें होनी चाहिए बॉडी ऑफ आंसर में, डायग्राम कितने जगह के पेपर में बनाना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में डायग्राम ऐसे बनता है फ्लो चार्ट की तरह, या फिर आप बना के चलो जिसमें आप जैसे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ये सिस्टम, या फिर कोई और ऐसे करके जो है आप डायग्राम बना सकते हो जिसमें आप दोनों को या तीनों को लिंक करके आप दिखा सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल आपकी तब आएगी जब आप उस चीज़ को सोचने के लिए बैठोगे, पढ़ोगे। अभी तो केवल एक ही टेंशन में है कि क्लासेस चल रही है। हमारी फ्रस्ट्रेशन से स्ट्रेस दिखती है जब हम लिखते नहीं हैं। किसी ने बोला है साइकोलॉजिकली कि जब आप टेंशन में हो तो लिखो, ठीक है, तो ये स्ट्रेस रिलीफ होगा। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं कि क्लासेस कब होगी, क्लासेस कब ख़त्म होगी, लेकिन जो हो रही है उसके अपने आप को कितना ज़्यादा आप ताकतवर बना रहे हो उस पर ध्यान दो। तो ये मैं बोलूँगी, जहाँ टाइम मिला लिखो, जो पढ़ा है वो लिखो, PYQ उठाओ, मेंस का वो लिखो। कैसे लिखना है इसीलिए ये सेशन मैं यहाँ पे मैं उसमें बताऊँगी, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन में आपका ये होगा कि अच्छा जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे या फिर कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको लेके कैसे एक क्लैरिटी के साथ में कुछ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहुत सारी टॉपिक होती है जिसमें डायग्राम नहीं होता है, जैसे आप, या फिर डायग्राम कंपलसरी होना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी की जो है उसमें डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो आएगी। ये डाउट सब रहता है, बाद में बोलते हैं कि पैरा में लिखना है या बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है या चार्ट बनाना है। बहुत 2 पेजेस दिए हैं और क्वेश्चन में अगर 2-3 पार्ट क्वेश्चन का पूछा है तो ये 2 पेजेस में कैसे कंप्लीट होगा। कोई इंट्रोडक्शन यहाँ तक लिख देगा तो फिर क्वेश्चन जो पूछा है वो कैसे कंप्लीट होगा। डायग्राम जो है पूरे पेज में अगर किसी ने बना दिया तो बोलेगा मेरे पास अब तो पेज ही नहीं है लिखने को। कभी कभी क्या होता है, लिखते यहाँ तक आते याद आते हैं अरे एक पार्ट तो और बचा हुआ है, हमें कंक्लूजन भी लिखना है। तो ना ये मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा, आपको कोई सिखा रहा है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ करो, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल आनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कैसे लिखना है। देन आप फीडबैक से डरो मत, ठीक है। फीडबैक मतलब कि पहले तो आपको यहाँ पे सीखना है कैसे आंसर राइटिंग करनी है एक एक सब्जेक्ट में। मल्टीपल सोर्स आर अवेलेबल इन यूट्यूब, ठीक है। अभी के लिए मैं बोलूँगी ज़्यादा सोर्स जो है वो अभी मत लो। हाँ, एग्ज़ाम जब लिखोगे आप, जब टेस्ट बैच में लगाओगे तब आप और ज़्यादा उसको निखारने के लिए अपने टॉपिक में से कैसे एक्स्ट्रा और कुछ पॉइंट ले सके, इसके लिए आप पुराने टॉपर्स की वीडियो और ये सब चीज़ बाद में देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए केवल स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करना है वो देन इसके बाद में आपको सोचना पड़ेगा। तो फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट अगर आप देखोगे तो यस, आप अपनी आंसर को लिख के अपने जो खास दोस्त है, मैं नहीं बोलूँगी कि दोस्तों से यहाँ पे करवाओ क्योंकि वो खुद ही उनको नहीं पता है कि कैसे मतलब कितना मार्क्स देना चाहिए, लेकिन मैं एक आपको क्राइटेरिया बता दूंगी कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। तो कोई भी आपका दोस्त होगा वो बताएगा अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसा है, आपने बॉडी में ये लिखा है, तो आपका वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, आप उसके पेपर को रिव्यू करोगे तो मेरे हिसाब से उसका कुछ अच्छा पॉइंट होगा, वो भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो जो दोस्त होते हैं ना, वो दोस्त जब बोलते हैं रूममेट होते हैं, दिल्ली में आपने बहुत सुना होगा कि दोनों तीनों रूममेट ने एग्ज़ाम निकाल दिया, वो आपस में ही आंसर राइटिंग करके एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, पढ़ते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि अपने घर की प्रॉब्लम बोलने के लिए इन्होंने रूम शेयर किया है, ठीक है। तो हम जो ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, हम जो अपने फ्रेंडशिप यूज़ कर रहे हैं, उसको ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आंसर राइटिंग के लिए यूज़ करो। और कोई भी आपको फीडबैक दे रहा है तो उससे डरो मत, उसको देखो कि अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा अगर आपका ये आंसर राइटिंग आपने किया है, ठीक है। तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लगाया। और हमेशा याद रखना, आंसर राइटिंग यहाँ पे जस्ट क्या बोलते हैं, अपने नॉलेज को दिखाना नहीं होता,
कौन से टाइम पे, मतलब इतना ज़्यादा अगर एक टिक 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 क्लॉक चल रही है आपके दिमाग में कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है, इतना लेंदी पेपर है एग्जाम वाले टीम, तब भी आप कुछ बेस्ट उसमें से सोच के देख रहे हो, कुछ एक दो पॉइंट आपने उसमें से बेस्ट डाला, तो बस यही काफ़ी है आपका मेंस निकालने के लिए। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी यहाँ पे चेक होती है, और वो है आपकी क्वालिटी कि एक स्ट्रेसफुल वाले सिचुएशन में, याद रखना, कैसे एक इंसान कम से कम एक एवरेज कुछ सोच सकता है। ये आपकी टेस्ट हो रही है मेंस में। आपकी नॉलेज की यहाँ पे टेस्ट करनी होती तो गिनती के वहाँ पे क्या करते, 20 की जगह 15 क्वेश्चन दे देते या 12 क्वेश्चन दे देते। सोच के देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 15 या 12 क्वेश्चन दे देते। वो क्वेश्चन को आपसे बोला जाता कि चलो कितना बेस्ट आप लिख सकते हो लिखो 3 घंटे में। आपने कितना पढ़ा है, जो बेस्ट आंसर लिख सकते हो वो बेस्ट आंसर के लिए आपको 3 घंटा दिया जाता 12 क्वेश्चन लिखने में। तो वहाँ पे इंसान सोच सोच के आराम आराम से उस चीज़ को लिखेगा, अच्छे से प्रेजेंट करेगा, अच्छे से हैंड राइटिंग बनाएगा, अच्छे से उसको डेकोरेट करेगा। यूपीएससी ने सीधा बोल दिया ब्लू और ब्लैक पेन, बस यही बोला है, ब्लू से लिखना है या तो ब्लैक से लिखना है, और पूरा 20 क्वेश्चन डाल दिया। और वो सारे 20 क्वेश्चन में आप देखोगे 2-2 3-3 उसके ऊपर पार्ट रहते हैं। तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, स्ट्रेस वाले सिचुएशन में आप कितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रख के क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में आपका दिमाग जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और ये क्वालिटी प्लीज़ एवरीबडी इज़ चेकिंग। जब आप अपना कंप्लेंट बोलते हो ना कि ये नहीं होता वो नहीं होता, तो कम ऑन, इससे ये भी दिखता है कि आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटी आप खुद ही बोल रहे हो नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरी हालात यहाँ पे ऐसे है लेकिन मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, अगर आपने कुछ प्रॉब्लम बताया और वहाँ से उसको लेके सॉल्यूशन भी बात की, तो यहाँ पे दिखेगा कि यस यू आर टेलिंग टू एवरीबडी कि चलो मैं यहाँ पे सिविल सर्वेंट की क्वालिटी रखता हूँ। तो जब हम अपना मैसेज लिखते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो ये याद रखना सामने वाला आपको क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, आपके अंदर क्या क्वालिटी देख रहा है। बस यही क्वालिटी जो पेपर चेक करने वाला होगा ना, वो आपके अंदर ढूंढेगा। ये सारी चीज़ हिडन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं बताऊंगी कि हमारे कोर्स के अंदर हम इसको लेके कैसे चलेंगे। हाँ, पीसीएस भी यूपीएससी की तरह ही है, बस थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पैरा में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कट टू कट फैक्ट जब ज़्यादा होता है उसमें, उसको लेके आपको थोड़ा सैम्पल आंसर्स देख लीजिए टॉपर्स का, और उसको देखते हुए कंटेंट जो आप रेडी करोगे उसको रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट है तो वापस यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अभी मैं जाऊंगी कि क्लासेस में हम इसको लेके कैसे चलेंगे। यस यस निशी, अगर आप देखोगे ना कोई बुक के लिए, तो मैंने आपको बताया कि या तो आप यूपीएससी की जो आंसर है जैसे लिखते हैं 4 साइड, उसको उसी तरह पेपर को लेके लिख सकते हो, नहीं तो वाइट शीट में वैसे रूल करके वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे अभी बढ़ते हैं कि हम क्लास में इसको लेके कैसे डील करेंगे। क्लास हमारी क्या होगी और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ पे क्या मतलब जो है आपकी आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास है। ठीक है, तो ये क्लास क्या है, आपके अंदर में जो एक आंसर राइटिंग करवाने की क्षमता डेवलप करना है, ये है क्लास का मकसद। इससे होगा ये कि इनडायरेक्टली आप कंटेंट भी पढ़ोगे, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग भी करोगे, और यही चीज़ आपका प्री निकालने के लिए भी काम आ जाएगा। तो ये है पूरा मकसद आंसर राइटिंग का सेशन करवाने का। दूसरी बात, आंसर राइटिंग का जब आप देखोगे तो क्लासेस में हम मतलब क्लासेस को लेके कैसे हम ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासेस में टॉपिक वाइज हम चलेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 1 इसको फिर हम क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका जो डी कोडिंग वाला जो मेंस का सिलेबस अभी जो सेशन यहाँ पे फ्री है, कोई भी जाके इसको देख सकता है। हर एक क्लास से मतलब हर एक सब्जेक्ट लेने से पहले प्लीज़ आप जाके पहले तो डी कोडिंग वाला सेशन देखिएगा।
जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अभी तो नए जो बच्चे हैं उनके लिए तो चल ही रहा है वो। तो जीएस पेपर 1 अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसको लेके चलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। कैसे है सब्जेक्ट वाइज? जैसे जीएस पेपर 1 को पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे स्ट्रैटेजी। पहले हम सब्जेक्ट में बांटेंगे, ठीक है। क्या क्या है सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट में बांटेंगे। स्ट्रैटेजी, फिर ईच सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। कंटेंट आपका कहाँ से आप पढ़ सकते हो ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती। कंटेंट इन द सेंस आपके क्लासेस हो रहे हैं एक तरफ और दूसरी आपके सारे क्लासेस हो चुके हैं, उसके अलावा आपको ढूंढना है। दिस इज ऑल यूर टर्न, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप जाके देखो कि बेस्ट बुक आपको लग रहा है, वो टीचर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपकी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया है किसी ने, वो टीचर से आप पूछना कि इसके लिए आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा अच्छा सा बेस्ट वाला बुक बता दीजिए, क्योंकि दूसरों के सब्जेक्ट में जाके मैं कंटेंट आपको बताऊंगी ये ठीक नहीं लगेगा। आपका काम है यहाँ पे कंटेंट रेडी करना। कैसे रेडी करना वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और 2013 से लेके 2023 तक का वो सारे क्वेश्चंस वो टॉपिक के अंदर में यहाँ पे आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में मैं विद आंसर आपको दूंगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? ताली बजा दो, ठीक है। विथ आंसर। आप सोचो, जो चीज़ ये चीज़ आपको ढूंढने से भी मतलब सारी जगह बुक में है, लेकिन वो बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये टॉपिक से आपको क्या पता लगेगा, 2013 और 23 तक की क्वेश्चंस विथ आंसर वही पीडीएफ में होगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे हर एक क्लास में। एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसको प्रॉपर इसमें क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या इसका बॉडी होना चाहिए, कैसे इसको लेके हम नया करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ सकते हैं, ऐसे करके हम एक प्रॉपर उस पर आइडिया लेंगे। ये टॉपिक जब आप एक ही साथ देखोगे, मतलब एक ही क्लास के अंदर एक ही पीडीएफ में आपको दिखेगा 2013 से लेके 23 तक का, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इतने साल में कंटिन्यूसली पूछ रहा है, ठीक है। ये नोट करना। तो अगर अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जीएस पेपर 1 हम पहले स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पे बांटेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे लिखना है। फिर उसके बाद में आपका आर्ट एंड कल्चर वो देखेंगे कि इसके लेके कैसे स्ट्रैटेजी, कैसे स्ट्रक्चर करना है आंसर। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे स्ट्रक्चर करना है, मतलब क्या क्या डिमांड है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, डायग्राम इसमें ऐड कर सकते हो नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे। ये एक एक सब्जेक्ट के अंदर में आपके साथ में 2013 से लेके 2023 का विथ आंसर आपको मिलेगा। अब देखो, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका सिलेबस आपने देखा, सिलेबस सब लोग हाथ में रखेंगे जब भी आंसर राइटिंग में आप आओगे, ठीक है, सेशन में आप आओगे, सिलेबस रख के ही आना वो टॉपिक का, ताकि आप सिलेबस में साथ साथ देख देख के वो टॉपिक को समझो। तो 2013 से लेके 23 तक के उसमें आपको इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो आपको पता चलेगा अरे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो अभी तक जो यूपीएससी फोकस करके पूछ रहा है वो ये टॉपिक के ऊपर पूछ रहा है। तो आपका ध्यान थोड़ा सा वो टॉपिक के ऊपर रहेगा कि चलो ये टॉपिक को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि मेजरली क्या क्या टॉपिक ये 10 साल से आया है वो टॉपिक ही यूपीएससी रिपीट कर सकता है। पढ़ना सब है, लेकिन कम से कम आइडिया मिल जाएगा आपको कि यूपीएससी कौन से सब्जेक्ट में से किस टॉपिक के ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। मैं उसी दिन दे दूंगी, जिस दिन क्लास होगा उसी दिन दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको लेके मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, उसी दिन उसी पीडीएफ से ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अलग से मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी, उसके बाद वो आंसर को लेके हम डिस्कस करेंगे। पहले उसमें टॉपिक ढूंढेंगे, फिर वो टॉपिक को कैसे लिखना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंशिएंट नहीं होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है मेंस में, इसलिए मैंने बोला पहले आप जाके सिलेबस डिकोडिंग वाला सेशन देखो, उसके बाद में आप अपना सिलेबस को साथ में रख के नेक्स्ट वाले क्लास में साथ में आना, ठीक है। मतलब क्या होगा कि आपको फिर पता चल जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक है 2013 से 23 तक का आपका आंसर आपके पास होगा। तो आप क्या करोगे, चाहे आपकी वो सब्जेक्ट हुई है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी वाले बैच के लिए सोसाइटी चल रही है,
सोसाइटी का वो टॉपिक जो कवर हो चुका है, ठीक है। देन और क्या चल रहा है आपका, मान लो कि पेपर 2 का अगर कुछ आएगा, तो अगर अभी के लिए पेपर 1 में आपका यही चल रहा है, तो आप सोसाइटी को लेके कम से कम वही वाले टॉपिक को डिफरेंट PYQ के साथ में कम से कम लिखते रहना। जैसे आपका मतलब बाकी जो सब्जेक्ट आता जाएगा, वो सब्जेक्ट आते आते आप बाकी टॉपिक को भी सीखते सीखते लिखना। लेकिन अभी के लिए सीखो, पहले सीखो, कंटेंट तो बाद में आएगा, ठीक है। वैसे करते करते आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, जियो, आप देखोगे कि सब चीज आपको एक सही तरीके से स्ट्रक्चर करना आ गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर करना आ गया है, कैसे ज्योग्राफी को करना चाहिए, कैसे हिस्ट्री को करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसके अंदर में क्लास में हर एक सब्जेक्ट वाइज उसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे कि आंसर राइटिंग मेंस का करते कैसे हैं। क्या हो रहा है इसको, एक मिनट। इस पे स्टोरेज नहीं है और ठीक है। तो अब करते कैसे है, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए और आप इसको कैसे करोगे, हर एक क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं आज कि मेंस आंसर राइटिंग में होना क्या चाहिए। अच्छे से सुनना और इसको अच्छे से बना के चलो। क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंटेंट। तो हम क्लास में क्या करेंगे, कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जिसकी क्लास हो चुकी है वो उसके पास कंटेंट होगा, सोर्स ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिए, ये ना सेव नहीं हो रहा था इसीलिए ये ऐसे कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर मैंने क्या बोला था, तीसरा आपको टेस्ट देना है। हम क्या करते हैं, पहले ही टेस्ट की तरफ जाते हैं। ये नहीं करना है, अभी हमें फोकस यहाँ देना है और यहाँ देना है। ये हम कब देंगे, जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, तब अगले साल हम ये टेस्ट में बैठेंगे। अब खुद सोचो, टेस्ट में आप लिखोगे क्या जब इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है पहले।
कंटेंट रेडी करना है, आंसर राइटिंग करना है। अभी हम ये दो चीज़ों पे इसको फोकस करेंगे, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या होता है, कंटेंट में आपको क्या क्या करना चाहिए। कंटेंट मतलब कि सिलेबस जो मैं बोल रही हूँ, जो टॉपिक आएगा उसका मतलब लिखने के लिए आपको होता है ना कि कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट में क्या है, आपका सबसे पहले तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ को, ठीक है। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो लिखोगे आप वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। मतलब अच्छे खासे कंटेंट के साथ में आपको आंसर हमेशा लिखना है। उसमें आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि अच्छे वर्ड्स को डालने के लिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को उस तरीके से आप क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को उस तरीके से लिखना है। तो कंटेंट वो भी होता है आपका कि ठीक है बना लूँगी, ठीक है। उसके बाद में तो उसके बाद में जब आप देखोगे तो क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, सही तरीके से कंटेंट लिखना पड़ेगा। कंटेंट में आपका मैप होना चाहिए, राइट। आपका मैप होना चाहिए कि कहाँ आप क्या लिखोगे, फिर उसको मैप में दिखाओगे, तब जाके वो आंसर राइटिंग में वो चीज़ दिखेगी। और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बना के चलना है। जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो नोट्स भी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेके चलो कोई भी ऐसा, मैं अपने सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, सोसाइटी को लेके कोई क्वेश्चन है, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे आप। डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ से पढ़ना है कि क्या है वो टॉपिक के बारे में, ठीक है, किसके वजह से ऐसा हुआ है, क्या है कॉज, क्या है उसका। फिर मैंने बताया कि प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्प्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है वो टॉपिक को लेके आपको कुछ गवर्नमेंट के प्रोविजंस को लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट के प्रोविजंस को आपको स्कीम्स में देखने हैं, आर्टिकल्स में देखने, अनुच्छेद में देखना है। इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टॉपिक को लेके जितना सोच सकते हो वो होता है डिटेल आपका, पहले कंटेंट रेडी करने के लिए। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे वे फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। हर एक की तरीका होता है, कॉज कैसे लिखना है, इम्प्लीकेशन कैसे सोचना है, वे फॉरवर्ड में आपको कहाँ से कंटेंट आएगा, उसके बाद में कंक्लूजन डालना है कि नहीं। बहुत लोग सोचते हैं वे फॉरवर्ड लिख दिया वही कंक्लूजन है। कंक्लूजन कहाँ पे आता है, कहाँ पे वे फॉरवर्ड नहीं आता है, ये भी अंतर है, ठीक है, ये भी अंतर है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी है। कंटेंट करेंगे एक एक टॉपिक को लेके, तब जाके आपका आंसर राइटिंग आप कर पाओगे। तो सबसे पहले जैसे ही क्लास होगा और एक दिन जो आपको ब्रेक मिलेगा, वो एक दिन के ब्रेक में आपको वो कंटेंट अच्छे से पढ़ना है। कम से कम कंटेंट पढ़ के आपको सीखना है कि वो कंटेंट को कैसे लिखना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट को देखेंगे कि एक कंटेंट जब रेडी हो गया तो उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आंसर में, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप बता सकते हो। जैसे ही कंटेंट यहाँ पे आप लिखोगे, उसमें और एक चीज़ आती है, वो है कि इसमें करंट अफेयर्स को ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, वो कंटेंट आपका अधूरा है जो साल की साथ में आपने वो टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ में लिंक नहीं किया। तो उसी के लिए साथ साथ करंट अफेयर्स की भी चीज़ें आपको नोट करके आनी चाहिए, कहाँ से वो कंटेंट में आपको करंट अफेयर्स लिंक करना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हो गया, ठीक है। हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में फिर इससे क्या ही पूछ लेंगे, सोचो अगर सबको प्रोविजंस आता है, स्कीम आता है, उससे रिलेट करते हुए आपने सब कुछ वहाँ पे पढ़ लिया, तो फिर प्रीलिम्स में 4 आंसर चॉइस देंगे तो उसमें हम आराम से निकाल देंगे। अभी ये फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक मिला है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले वो टॉपिक को पढ़ा, राइट। हम तो क्लास में आंसर राइटिंग और टॉपिक को लेके बात करेंगे, लेकिन वो टॉपिक पढ़ना आपको है, तभी तो आप उसको समझ के जो हमने पढ़ा है क्लास में, सीखा है, वो आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे उस टॉपिक को लेके। तो टॉपिक मैं बताऊंगी, टॉपिक पढ़ोगे आप, PYQ हम क्लास में देखेंगे, उस PYQ से आप क्या क्या रेडी करोगे जरा देखना। कंटेंट के अंदर में ये सब आएगा। आपको ना उसको लेके कभी भी एक कोटेशन या कोट रेडी करना चाहिए। अगर वो टॉपिक मान लो हेल्थ के ऊपर है, ये सब ना बहुत बना के चलने वाली बात है, मेंस के समय टाइम नहीं रहता है। हेल्थ के ऊपर
या आपने पॉलिटी कुछ पढ़ लिया, आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, साथ ही साथ कुछ एक दो कोटेशन उसमें से रेडी कर लो। ये आपका रेडी हो जाएगा एस्से के लिए, कि कोई भी कोट आएगा या फिर एथिक्स के लिए आपको कोट आएगा। टॉपिक वाइज बाद में मत करना, पहले कोटेशन जो है वो कोट्स रेडी कर लेना, फिर वही टॉपिक को मैप के थ्रू बना के सीखने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का अगर कोई ऐसा मैप बना के आप उस चीज़ को सीखोगे तो क्या होगा, जो सीखा है वो टॉपिक आप मैप के थ्रू भी बना के रख दो या फिर फ्लो चार्ट बना के रख दिए, फिर उससे रिलेट करते हुए कुछ डेटा या करंट अफेयर्स में आपको कुछ मिल रहा है वो कलेक्ट करना आपका काम है। ठीक है, फिर इसको लेके पता चला वो एक टॉपिक में आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। वो टॉपिक का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, वो टॉपिक का ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, मतलब कि मान लो वो टॉपिक अगर हेल्थ को लेके कुछ आ गया है, ठीक है, या फिर वो टॉपिक वुमेन्स को लेके आ गया, तो इसकी जो पूछी गई है डाउरी के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इंडिया के पास कुछ पहले से एक्ट था कि अभी हुआ है, ज्योग्राफिकल रीजन, ये सारी चीज़ें इंडिया में कौन से रीजन में होती है, तो उससे आप मैप के थ्रू रेडी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद इसको लेके क्या क्या मुद्दा दिखता है, इशू, देन मैंने बोला ना गवर्नमेंट प्रोविजंस, और उसके बाद में आपका पूरा आंसर सॉल्यूशन पे डिपेंड होगा, सॉल्यूशन भी आपको देना है, फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड आपको सोचना है। तो खास करके जब कंक्लूजन आप लिखते हो तो वो गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट से अगर आपने उठा के लिया है तो सोचो कि कितनी ज़्यादा आपको कंटेंट पढ़ने के लिए होगी। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से ये आ जाएगा, लेकिन अभी कम से कम आप सीख रहे हो। एक टॉपिक को जब उठाओगे तो पहले तो क्लास अभी इसमें कंप्लीट करोगे आप, उसके साथ साथ अभी के लिए जितना आपके पास है, ठीक है, अभी मैं ये नेक्स्ट ईयर पीछे जो पिछले बच्चे लोगों ने जो क्लासेस कर लिए उनके पास अभी टाइम है ये सब करने का, ये आपको करना चाहिए। अभी जो बच्चों का क्लास चल रहा है उनसे कम से कम वो एनसीईआरटी ही उसमें से पढ़ लिए, कोई करंट अफेयर्स उसमें से आ गया वही नोट करके रख लिए, और उसी को अगर आप अभी कोट कर रहे हो तो भी आपका आंसर कम से कम 70% आप अच्छे से लेके चले जाओगे। कोई डरने की बात नहीं, इससे होगा ये कि आपका पूरा दिमाग इश्यूज लेके, स्कीम्स को लेके सोचने पे कम से कम आ जाएगा। इतना ही कम से कम आ जाए ना तो सोचो कि नेक्स्ट मेंस के लिए आप एकदम तैयार हो। ठीक है, तो ये कम से कम आपको दिखता है। आंसर जब आप लिखने जाओगे तो वो आंसर की पहले कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पहले जो क्लास में सिखाया है वो आप लिखने के समय कैसे उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगी, ये सब मैं बताऊँगी। मैं केवल आपको एक आइडिया दे रही हूँ अभी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7 मिनट में निपटाना है, ठीक है, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका यहाँ पे 11 मिनट में निपटाना है, तो लिखोगे कैसे, ये क्लास से सीखोगे, फिर जाके वहाँ अप्लाई करना, राइट। तो ऐसे करके आपका पूरा टाइमिंग यहाँ जाएगा। अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को ऐसे बांटना जैसे एक टाइम आपका क्लास का हो, ठीक है, उसके बाद आपका वो कंटेंट पढ़ने में जाए। तीसरा आपका ऑप्शनल होना चाहिए, जो ऑप्शनल आप यहाँ 2 घंटा क्लासेस 1 घंटा लेके उसके बाद वो भी पढ़ना चाहिए, और आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए। ये आप मान के चलो दिसंबर तक, ये दिसंबर तक पूरा आपका शेड्यूल जो है मेंस को लेके ही चलना चाहिए। भले वो टॉपिक प्रीलिम्स में आता हो, लेकिन मेंस एंगल में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रीलिम्स में है और मेंस में नहीं है, ठीक है। तो आपका शेड्यूल अभी के लिए होना चाहिए ऐसा। जैसे ही जनवरी आएगा आपका टोटल मेंस वाली चीज़ें चेंज होके प्री लेवल में स्ट्रैटेजी में चेंज हो जाएगा कि प्री को निकालने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी तभी चलेगी जब ये टॉपिक को आपने पहले पढ़ रखा है, लिख रखा है, क्योंकि वो याद होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अगर अभी आप आंसर राइटिंग में आ रहे हो तो आंसर राइटिंग में जब क्लास के बाद में जब आप लिखने बैठोगे ना, राइटिंग करने बैठोगे, तो आपका डेली एक डिसिप्लिन आपको याद होना चाहिए। वो डिसिप्लिन ये है कि मेरा डेली टारगेट क्या है। अगर आपने अपना डेली टारगेट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आंसर राइटिंग करना है जो आज पढ़ा है, और ऑप्शनल में जो आज पढ़ा है वो, ये आपका डेली टारगेट आपको बना के चलना है। दूसरा, आप अपने टारगेट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो कि मैंने आज ये टारगेट रखा है। तो इससे ये होगा कि आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि आपने वो चीज़ कंप्लीट किया है, फिर दोस्त पूछेगा आपसे, ठीक है।
उसके बाद आप कम से कम एक डिसिप्लिन में आ जाओगे कि भाई आज क्लास हुई है, फालतू की चीज़ों में मैसेज ना करते हुए, कहीं टाइम बर्बाद ना करते हुए आप सीधा डिसिप्लिन में आ गए कि यार डेली टारगेट रखा था आंसर राइटिंग करने का, अभी जो है वो मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके टाइम पे आप क्या करोगे, वो टॉपिक को लेके कंटेंट भी ज़्यादा रेडी करने को देखोगे, थोड़ा गूगल मारोगे, हिस्ट्री देखोगे, ज्योग्राफी देखो, तब आप है ना पूरा केवल क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। देखो क्लास में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो बहुत मुश्किल होता है हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाना, क्योंकि आपका टाइम भी तो नहीं है ना, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करके देना है। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने तरीके से कुछ काम कर सकोगे। हम एक चीज़ भूलते जा रहे हैं, यूपीएससी में हमें पका पकाया हुआ खीर नहीं मिलेगा, हमें खुद यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बस कोई आपको आइडिया दे सकता है कैसे करना है। क्लासेस में आपको मैक्सिमम क्लासेस सारे टीचर्स यहाँ पे कंप्लीट कराने को देखेंगे अच्छे से, लेकिन आंसर राइटिंग में जो आपको लिखना है वो तो आप ही को खोजना पड़ेगा। उससे रिलेट करके जितनी ज़्यादा आप कंटेंट को ढूंढोगे, कितना ज़्यादा जो टाइम आप अभी फ़ोन में बिता रहे हो, घर वालों के साथ गप्पे मारने में बिता रहे हो या फ्रेंड्स के साथ मैसेज कर रहे हो ना, ये सारी जो टाइमिंग है वो यहाँ लगाओ कंटेंट बनाने में, तब देखना प्री को लेके मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आप इसको लेके आपका पूरा एक राइटिंग जो चीज़ें है ना वो दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास में हम जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मैं दे दूंगी विथ आंसर, ठीक है। और वो थोड़ा सा 2 मिनट लेके मैं चाहूँगी कि अगर आप वो आंसर को थोड़ा सा कुछ जैसे वॉइस नोट हो गया, कुछ हो गया, इंट्रोडक्शन में से नहीं होता कि इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं, अगर आप मैसेज में कंटेंट भी थोड़ा सा आप मुझे दे सको तो फिर उसमें उसके ऊपर क्या है हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस को जब आप सीख लोगे इंट्रोडक्शन कैसे देना है तो आप बोलोगे अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या हम ये दे सकते हैं, तो आपने जो पढ़ा है वो क्लास में आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चीज़ यहाँ पे रखना। अब इसमें मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मैं आपसे केवल आपका टाइम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपकी डिसिप्लिन, ठीक है, और आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपका डेडिकेशन। ये मुझे आपसे चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो कि आपके टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर रहे हो, आप डिसिप्लिन में हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेडिकेशन है, तो फिर लिख के रख लो 2025 का एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे। क्योंकि पिछले बार केवल प्री को लेके बच्चे फोकस कर रहे थे, मेंस के लेवल में उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, प्री में जाके थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ करके मुझे देना, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आपका एस्से भी चलेगा, ठीक है, एस्से की क्लासेस वीर सर लेंगे, तो एस्से भी क्या करना, कम से कम इसके साथ में दिन में एक हफ्ते में एक बार आप एस्से को भी लिखना। होगा ये कि जो कंटेंट आप यहाँ रेडी कर रहे हो ना जीएस में, वही कंटेंट आपके एस्से में आप लिख सकते हो। तो उसको जैसे ज्योग्राफिकल एंगल, सोसाइटी एंगल ऐसे डाल के आप एस्से भी लिख सकते हो। तो रिपीटिवली आप जब वो टॉपिक को पढ़ोगे और लिखोगे तो वो कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, डेटा आपका बैठ जाएगा, जो कंटेंट आपने पढ़ा है एनालिसिस करते हो वो बैठ जाएगा, शेड्यूल कैसे आपको एक प्रॉपर एक आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है वो आप सीखते जाओगे क्लास से, वो सब आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका एक जो ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे एक आंसर राइटिंग को लेके चलना चाहिए। क्या आपने सोचा था ये सब? सोचो, ठीक है। तो हम क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम अपना फर्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे उसमें टॉपिक कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस देना। आंसर विद आंसर वो आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन वही आंसर आपको लिखना नहीं है, आपको बस उससे रेफर कर, वो आंसर कहीं कोई वेबसाइट से लिया हुआ ऐसा सब कुछ नहीं है, उसको बहुत मुश्किल से सबने बैठ के वो आंसर को बनाया है, ठीक है। तो वो आंसर को देखते हुए आपको बस एक आइडिया लेना, उसके बाद अपने से ही लिखना है। तो ये एक चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से इसमें एक डाउट आपको आएगा कि आंसर चेक होंगे नहीं होंगे, तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ आंसर चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अभी ये जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दिस यू शुड कंसिडर इट एज अ प्रैक्टिस, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल, मैं आपसे सबसे वादा कर रही हूँ,
आपका प्री निकलने के बाद में आपको कोई टेस्ट सीरीज में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भी आपका पेपर यहाँ भेजिएगा, मैं आपको पर्सनली करेक्ट करके आपके पेपर दूंगी। लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस करो, अभी के लिए सीखो, पहले कंटेंट रेडी करो, आंसर स्ट्रक्चरिंग करना सीखो, अपने आप को काबिल बनाओ कि आप ये टेस्ट सीरीज में आके कम से कम उटपटांग चीज़ें ना लिखे, जो करेक्ट करते हुए किसी का टाइम भी जाएगा और साथ ही साथ ये भी लगेगा कि यार इतना पढ़ाने के बाद में क्या लिख के आया है ये, क्योंकि अभी आपको ये पार्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी कोई किसी को डाउट होगा आप बता दीजिएगा ये बात कि टेस्ट को लेके जब भी कोई प्री दे निकालेगा वो पेपर आराम से मैं आपको साइन करके आपको पूरा गाइड करके वो पेपर में दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ सीखा होगा आपने, नहीं बुक, यही तो मैंने बोला सुजीत, सब कुछ आपको करना है, कंटेंट आप ढूंढो। मैं यहाँ पे आंसर रेडी करके वो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन कौन सा बुक लेना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ में मिल के कर सकते हो। इसके लिए अपने फ्रेंड्स को थोड़ा वो करो, ठीक है। लेकिन ट्रू रहो, अपने डिसिप्लिन में रहो और सब चीज़ सही तरीके से करने की कोशिश करना। हाँ, रिकॉर्डेड अपलोडेड होगा। और एक बात, अभी आज ये सेशन सबके लिए लाइव था। देखो टेक्निकल चीज़ मुझे भी पता नहीं है, टेक्निकल चीज़ को लेके पहले मतलब अभी मुझे बस मेरी क्लासेस कब होने वाली यही मुझे आइडिया रहता है। बाकी सारी चीज़ों को लेके आप टीम से पूछ लीजिएगा। अगर लाइव दे सकते हैं, अगर उसमें टेक्निकल इशू नहीं है तो आप सबको लाइव दी जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि ओल्ड बैच के बच्चों को अगर लाइव नहीं मिल सकता या फिर वो कुछ टेक्निकल इशू होगी, ऐसा कुछ है तो लेकिन रिकॉर्डेड आपको मतलब हमेशा मिल जाएंगे। तो वो चीज़ को लेके मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। टीम जैसे मतलब उनके हाथ में जो होगा वो हिसाब से आपको आंसर दे सकेंगे। तो ये मैं आपको प्लीज़ बता दे रही हूँ। अब बाद में ये मत बोलना मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, अभी आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। नहीं, आंसर तो आपको मैं दे दूंगी, तो आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में टॉपिक दिया है ना वो सब्जेक्ट का, उसको पढ़ो, उसको सही तरीके से पढ़ो और उसके ऊपर से जितने टॉपिक आपको आता है, जितने डेटा आप उसमें से सीख सकते हो, समझ सकते हो, उसमें अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। राम आनंद, जब क्लास स्टार्ट होगी तो वो सब्जेक्ट का PDF नेक्स्ट दिन मैं भेज दूंगी, ठीक है। सुधा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप टीम से पूछ लीजिए, जैसा उनके हाथ में जितना होगा वो उतना बेस्ट देंगे आपको। हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं थोड़ा बोल देती हूँ। क्लास है ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, लिख के रख देना। मंगलवार, बृहस्पति और आपका संडे। सैटरडे में क्लास नहीं लूँगी, सैटरडे वाली क्लास हम संडे को 9 बजे लेंगे। तो दिन में जो हफ्ते में 3 बार ये क्लास होगा, सैटरडे नहीं होगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, ठीक है। बाकी दिन इंडियन सोसाइटी की क्लास जैसे चल रही है वैसे चलेगी मंडे वाले दिन में। और ये आंसर राइटिंग की सेशन जो है वो 3 दिन होगी, राइट। टाइम यही है, 9 बजे से 10 बजे। डाउनलोड होगा, हाँ सब कुछ होगा, वो आप ही के लिए डाउनलोड हो जाएगा, ओके। तो कैसा लगा आपको आइडिया, कुछ फीडबैक दे दीजिएगा, ओके। जिस तरीके से मतलब आंसर राइटिंग लेके चलेंगे, मैं एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, बी पॉजिटिव फ्रॉम योर माइंड। एक कोई एक अच्छा इनिशिएटिव लेके कभी आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, पहले उसको देखो कि कोई आपके लिए कितना जो है जोर लगा रहा है, ठीक है। और उसमें से जब आपको कोई डाउट होगा तो फिर पूछेगा। शुरू में मतलब कुछ अच्छी चीज़ों को पहले देखेगा और मुझे भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर और जोश के साथ में बहुत सारी चीज़ें फिर पढ़ाऊँगी, ओके। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। संदीप, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी, इसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को क्लास होगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।